फिर दिखाते हैं कि एंटीनो सोचता है कि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है। तभी वो बोलता है, अचानक से चिल्लाता है, ये तो वही दर्द है जो मुझे उस समय भी फ़ील हुआ था। अगर इसी तरीके से रहा तो शायद मैं बेहोश हो जाऊँगी, बट मुझे नहीं होना चाहिए। फिर दिखाते हैं एंटीनो बेहोश हो जाता है और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ड्यूक। वो एंटीनो की वो बातें सोच रहा होता है जब एंटीनो से बोल रहा था कि मैं भी सर्वेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पनिशमेंट मिल रही है। ड्यूक सोचता है कि आखिरकार ये बहुत ही ट्रबल करता है मेरे लिए। फिर वो जाके एंटीनो के गेट पे नॉक करता है और बोलता है, एंटीनो क्या तुम जगे हुए हो? तो बोलते हैं कि तुमने देखो तो सही, तुमने तो दरवाज़ा भी खोल दिया, हालाँकि तुम सो रहे हो। फिर वो अंदर आता है, वो देखता है एंटीनो बेहोश पड़ा हुआ होता है ज़मीन पर, तो बोलता है कि ये सेंट, तो वो बोलता है कि ये सेंट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? जितना मैं क्लोज़र जा रहा हूँ, ये फ्रेग्रेंस उतनी ही ज़्यादा हो जा रही है। तो बोलता है, ओह! 1 मिनट, क्या ये बॉडी सेंट है? क्या ये किसी पर्सन की बॉडी सेंट हो सकती है? ये मुझे ओवरपावरिंग कर रहा है। हालाँकि एंटीनो एक मतलब अपने पलंग पे ही सो रहा होता है, बेड पे, बट तो फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ, ड्यूक बोल सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हो जाओ। अगर तुम मेरा हो जाओगे तो शायद मैं सारी चीज़ें छोड़ने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें लॉक नहीं करना चाहता हूँ, बट तुम्हें जाने भी नहीं देना चाहता हूँ, ताकि तुम मेरी ज़िंदगी को कभी छोड़ के ना जा सको। शायद एक मोमेंट के लिए भी नहीं। मेरी आँखें जिस तरीके से मुझ पे देखती हैं, और वैसे भी कोई सो रहा है और फिर मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे, कैसे हो सकता है? हालाँकि मैं बाकी सबसे डिफरेंट कह सकता हूँ। फिर बोलता है, सोचता है कि एंटीनो शायद मुझसे परेशान हो चुका है मेरी इस हरकतों की वज़ह से, जो कि मुझे बहुत ही डेस्परेट कर रहा है कि मैं तुम्हें किस तरीके से अपना बनाऊँ। तो एंटीनो को बोल रहा होता है। तो फिर उसे टच करता है, फ़ीवरिश बोलते हैं, बुखार? तो बोलता है कि फिर ड्यूक चिल्लाता है कि कोई है? कि कोई बाहर है? तो वो बोलता है कि जल्दी से फ़िज़िशियन को बुलाओ फटाफट जाके। तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता इसका क्या कारण है? मतलब ये इस तरीके से जल रहा है और तुम बोल रहे हो कि ये शायद नॉर्मल हो सकता है? डॉक्टर बोलता है कि आपने बताया था कि मेंटल स्ट्रेन के अंदर काफ़ी मतलब अभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है इसको, और जिसकी वज़ह से शायद इसके दिल में कोई बीमारी हो सकती है। फिर ड्यूक सोचता है कि हाँ, ये तो सच है कि बहुत दिनों से ही स्ट्रेस हो रहा है एंटी को, लेकिन स्टिल। तब फिर वो बोलता है कि बाय द वे, ये जो तुमने क्या कोई लाइट इंसेंस कर रखी है, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर दर्द दे ही देगी। तो फिर ड्यूक सोचता है कि फ्रेग्रेंस? फिर से क्राउन प्रिंस की भी या वो बात याद आती है जब वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली, नेपोलियन फैमिली एक अच्छा-सा सेंट कैरी करके चलते हैं। फिर मतलब ड्यूक सोचता है कि क्या ये, तब फिर एंजेंडर आता है, बोलता है कि यॉर्गन्स आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं मार्कस यंगलर्ट को देखने जा रहा हूँ। तो वो एंजेंडर बोलता है कि क्या? इस समय? अभी तो बहुत आधी रात हो चुकी है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, सूरज जल्दी ही उग जाएगा और वैसे भी ये परफेक्ट टाइम है। फिर वो सोचता है ड्यूक चलता-चलता कि ये फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसेंस है, कोई कुछ भी नहीं है और कोई परफ्यूम भी नहीं है। ये बहुत ही स्टार्टिंग से आ रही है। अगर मार्कस यंगलर्ट को क्या पता इस सब चीज़ों के बारे में पता हो पहले से ही। फिर हमें दिखाता है कि वो रोगवंचल इम्पेरियल इन्वॉल्व्स में आ जाता है ड्यूक, और फिर इधर दिखाता है कि मार्कस एंग्लॉयड कुछ लोगों की बातें सुन रहा होता है जो बोलते हैं कि मेडिकल हर्ब्स वो डिस्कवर कर ली गई है। ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है, लेकिन ये आखिरकार हुआ किस तरीके से? फिर मार्कस एंग्लॉयड बोलता है कि तुम कौन सी कन्वर्सेशन कर रहे हो इतनी चुपचाप सीक्रेट से? तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे, लेकिन अब हम चलते हैं, हम अपनी लीव लेते हैं। मार्कस एंग्लॉयड कुछ ही नहीं बोलता है। वो सोचता है कि जो कल्प्रिट है नोबल्स के हैरम फैक्शन के, ये इस समय बहुत ही पावर में आ गए थे, जिसके कारण शेरशाह और मदर मिसिंग हो गए थे। और पहले देखा जाए तो मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा यंग था कि मैं कुछ कर पाता, लेकिन अब नहीं, अब मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं होने दूँगा। फिर दिखाते हैं कि एक पर्सन आता है और बोलता है, मार्कस आपके लिए एक गेस्ट आया है। तो मार्कस सोचता है कि गेस्ट, वो भी इतनी जल्दी कौन ही हो सकता है आके? फिर दिखता है, ड्यूक बोलता है कि मैं हूँ। तो बोलता है कि काफ़ी समय हो चुका है मार्कस यंगलॉयड हमें मिले हुए। फिर वो बोलता है, मार्कस यंगलॉयड, तो फिर मार्कस अंकलेट बोलता है कि तुम बिना कोई नोटिस के यहाँ पे आ चुके हो, वो भी इतनी जल्दी। ये कितना डिसकॉर्टियस है। मतलब कि एक अगली बार अच्छा-सा अपॉइंटमेंट लेना प्रॉपर और फिर दोबारा आना अगला। तब फिर वो बोलता है ड्यूक कि ये एंटिनो से रिलेटेड बात करना है। तो फिर वो बताना शुरू करता है और मार्किस वहीं पर रुक जाता है कि ड्यूक बोलता है कि कल से एंटिनो जो है बहुत बुखार में तप रहा है और हमें उसका रीज़न भी नहीं पता चल रहा है। और उन सब चीज़ों से अलग उसकी बॉडी एक बहुत ही हैवी फ्रेग्रेंस छोड़ रही है। और मैं बस अब सीधा बात करना चाहता हूँ, क्या एंटिनो रेफॉलेंस ब्लड लाइन से है?
तो फिर मार्कस कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि मैटर इतना अर्जेंट है, तो पहले तो हमें उसे उसकी कंडीशन एग्ज़ामाइन करनी होती है, फिर हम बात करते हैं। तो क्या तुम मुझे वहाँ पे तक गाइड करोगे? तो फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ, इस तरफ आइए। तो फिर वो सोचता है मार्कस एंग्लर्ड कि ड्यूक को अभी तक भी नहीं पता चला है कि सिर्फ़ सेम सेक्स के ही लोग ब्लड लाइन की सेंट को सूँघ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि सेल्शिया ने अपनी आइडेंटिटी अभी तक एक्सपोज़ नहीं करी है, लेकिन कब तक छुपाएगी वो आखिरकार इसको ड्यूक से। फिर हमें दिखाता है हम ड्यूक बेल्टेंजर एस्टेट में वापस आ जाते हैं। फिर वो देखता है मतलब एंटिनो को टच करके कि सेल्शिया, ये तुम्हारा ब्लूमिंग टाइम आ चुका है। अगर इस तरीके से सर्कमकास्ट रहेगी तो शायद ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा और वैसे भी हम नहीं मिल पाएंगे। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब बहुत ही जल्दी समय में हो रहा है और क्या पता तुम आगे सफ़र भी करो। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या हुआ मार्को एंग्लर्ड, आप कुछ कर पाए? तो बोलता है कि एंटिनो, हाँ, उसी ब्लड लाइन का है, लेकिन ये अभी अंडरगो जाएगा क्योंकि ये एक कुछ ही दिनों में ब्लूम करने वाला है, क्योंकि एंड्रोन एक फूल नहीं है जो ब्लूम करेगा, बट स्टिल इनकी लैंग्वेज में कुछ अलग चीज़ है ब्लूमिंग। तो बोलते हैं कि 1-2 दिन में ये ब्लूम करेगा। तो फिर ड्यूक बोलता है कि एंटीनो रेफरेंसिव बर्ड का है, आखिरकार ब्लूमिंग क्या होती है? तो फिर मार्कस बोलता है कि एक काइंड ऑफ राइट ऑफ पैसेज होता है, जो कि बहुत यूनिक होता है हमारी ब्लड लाइन में। एक बार ये शुरू हो जाता है तो ये हमारे ट्रू मेंबर बन जाता है हमारे ब्लड का। तो एंटिनो अभी ब्लूमिंग कर रहा है, बाकी दिनों से देखा जाए तो, क्योंकि सारी भी जितनी भी एनर्जी वो एकदम से बाहर आएगी, तो जिसके कारण एंटिनो को कुछ काफ़ी पेन भी होगा। तो फिर ड्यूक बोलता है पेन किलर्स, तो फिर मार्कस बोलता है कि वो मदद नहीं कर पाएगी इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों के लिए कोई भी दवाई और कुछ भी नहीं है, तो इसे खुद को ही अकेला ही सब सहना पड़ेगा। फिर बोलता है कि और एक और मैटर है, और जैसे ही ब्लूमिंग का समय अंत होने आने वाला होगा, तभी इसकी फ्रेगनेंस और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। वैसे कहा जाए तो ऑर्डिनरी पीपल बहुत ही मुश्किल से इसे झेल पाते हैं। जब तक ब्लूमिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तो इसके कमरे में कोई भी मत आना। तो फिर इतना बोल के वो बोलते हैं, मतलब क्लोसेट बोलती है कि तुमने सुना ना, जल्दी से भी यहाँ से निकलते हैं। तो फिर ड्यूक बोलता है कि और तुम मार्कस, तो बोलता है कि तुम जा सकते हो, मैं सब कुछ देख लूँगा क्योंकि मेरे को पता है। मैं प्रिकॉशन बता दूँगा एंटिनो को, फिर उसके बाद चल जाऊँगा। फिर एंटिनो कुछ नहीं मतलब ड्यूक कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चल जाता। फिर मार्कस एंटिनो के पास बैठा रहता है और बोलता है, "चेल्सिया, मुझे ध्यान से सुनना। अपने आप को इन सब चीज़ों में दबाने का प्रयास मत करना, इन सब चीज़ों को बाहर आने दो। क्योंकि जितना फ्रेगनेंस तुम्हारे अंदर से रिलीज़ होएगी, उतना ही तुम्हारे दिल का दर्द ठीक होता जाएगा। तुम इसे सह सकती हो और वैसे भी तुम अब सब चीज़ों के लिए तैयार हो। मैं आ चुका हूँ। तुम्हें बस थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, चेल्सिया।" बस वही सब। और फिर वो ड्यूक को बोलता है कि बस यही है और मेक श्योर कि कोई एंटर ना होए उस कमरे में। फिर क्लोसेट बोलती है कि आप क्या हम इसको मतलब अकेला छोड़ सकते हैं, इसके लिए सेफ है? तो फिर मार्कस बोलता है कि हाँ, इसे अकेला छोड़ सकते हो जब तक वो खुद से कर लेगा, और अगर मैं चाहता तो मैं इसकी साइड पे रहता उतनी देर में। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम्हें रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, मेरी प्रेज़ेंस इतनी मदद नहीं करेगी एंटिनो को। तो फिर क्लोसेट बोलती है, अब इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो फिर मार्कस बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ये सब बहुत ही अचानक हुआ कि तुम यहाँ पे आए, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद, तुम यहाँ पे आए हो। तो फिर जो मार्कस होता है वो बोलता है कि योर ग्रेस, इन सब चीज़ों को कुछ भी मत मानो, ये बस कंसर्न समझो, मेरी ब्लड लाइन का ही है और मुझे इन्फॉर्म करते रहना जैसे ही एंटिनो जग जाए। तो फिर क्लोसेट बोलती है, मुझे ये सच्ची में यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी मतलब एंटिनो नेपोलियन ब्लड लाइन का ही मेंबर है। क्या है ना भाई? सही बोल रही हूँ ना मैं? फिर ड्यूक सोचता है कि बहुत ही लंबे समय हो चुका है तब से मैं पावरलेस फ़ील कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं एंटिनो बैठा हुआ, मतलब ड्यूक बैठा हुआ उधर, वो सोचता है कि एंटिनो अभी भी बेहोश है। बोलता है सच में कहूँ तो ये मुझे बहुत ही सिक कर रहा है, मतलब मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है कि ये बहुत कम दर्द हो सकता है, मतलब इतना इंतज़ार मुझसे नहीं हो जाता। फिर क्लोज़र बोलती हूँ एंटिनो, तो बोलती है कि डैम। ड्यूक सोचता है कि डैम इट, कि ब्लड लाइन, हालाँकि ये सब क्या है? बढ़िया होता है कि ओनली एंटिनो ही बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सर्वेंट होता बाकियों की तरह। फिर वो क्लोज़ेट को उठाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुकी थी और वो सोच रहा है कि वैसे सोचा जाऊँ तो ये 10 साल हो चुके हैं सिंस मैंने क्लोज़ेट को आखिरी बार उठाया था अपने हाथ में। और वैसे भी ये इतनी छोटी-सी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। हालाँकि अभी भी स्मॉल ही है मेरे हाथ में आने के बाद, लेकिन फिर भी अगर एंटीना नहीं होता तो रोज़िला इस तरीके से नहीं रहती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी क्लोज़ेट को इस तरीके से पाल-पोस के इस तरीके से बड़ा कर पाऊँगा। फिर ड्यूक बताता है कि जब हमारे पेरेंट्स मर चुके थे, तब सिर्फ़ क्लोज़ेट और मैं ही थे, जो कि पीछे रह चुके थे इन सब में।
हालाँकि रिलेटिव्स तो भेड़ियों की तरह थे, जो कि बस हमारी फैमिली पे नज़र मारने में ही लगे हुए थे। तब मैं तब मैं 20 का भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं ड्यूक बना और मैंने खुद को उन सभी काम-काज में इन्वॉल्व करा दिन-रात तक, और ताकि मैं क्लोसेट को और इस घर को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और हालाँकि ड्यूक ने किया भी है। तो वो फिर सोचता है कि मेरे को विश्वास है कि मैं जल्दी ही ड्यूक भी बनता जाऊँगा आगे और भी। और लेकिन अभी मैं आज भी पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लोज़ेट को बहुत ही पीछे छोड़ आया, क्योंकि मुझे अभी भी उसे प्रोटेक्ट करना है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि अगर एंटीना नहीं होता तो शायद मैं रोज़ेला को इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। और वैसे भी क्लोज़ेट ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे पे ही छोड़ रखी है। क्या पता मैं इसको खो ना दूँ कभी भी। बिफ़ोर मैं इन सब चीज़ों को कभी रियलाइज़ करूँ, तो फिर वो सोचता है कि एंटीना तुम्हारी प्रेज़ेंस पूरे हाउसहोल्ड में स्प्रेड हो चुकी है। फिर वो कुछ भी नहीं, वो एंटीनो के जस्ट रूम के कमरे के बाहर खड़ा होता है और बोलता है कि सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। और वैसे भी जब से मैं क्लोसेट के साथ अकेला रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरीके का इमोशन फ़ील कर पाऊँगा। फिर एंटीनो की आवाज़ आती होती है अंदर से, तो फिर ड्यूक गेट खोलता है और बोलता है, "एंटीनो।" तो फिर ड्यूक सोचता है, उसे वही बात याद आती है कि कोई भी इस कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक कि ब्लूमिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। फिर एंटीनो मतलब ड्यूक सोचता है, डैम इट! फिर वो आता है जैसे ही, बोलता है कि शिट! और वो एंटीनो के पास जाता है, एंटीनो ऑलरेडी नीचे गिर चुका था। फिर वो मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी दर्द में। फिर ड्यूक एंटीनो के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? शायद मुझे फिज़िशियन को कॉल करना चाहिए अभी इसी समय। तो फिर एंटीनो कुछ नहीं बोलता है और बोलती है, "शेल्श जस्ट" फिर उसे मार्केस यंगलेट की बातें आती है कि शेल्श तुम्हें इन सबको दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना हो सके इसको रिलीज़ करने का प्रयास करना। फिर ड्यूक उसे पकड़ के बोल रहा होता है कि एंटीनो कुछ तो कहो कम से कम। और फिर उसे वापस से मार्केस की बात याद आती है कि अगर तुमने एक बार इस फ्रेगनेंस को अपने निकाल दी बॉडी से, तो तुम्हारा चेस्ट हल्का फ़ील करेगा। फिर एंटीनो ड्यूक के ऊपर चढ़ जाता है, तो ड्यूक भी लाइक एंटीनो, और फिर वो कुछ ही नहीं, एंटीनो बोलता है, सोचता है कि ये तो बहुत ही हर्ट कर रहा है, मेरा चेस्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल रहा है अंदर से। मुझे नहीं पता इसको किस तरीके से रिलीज़ करते हैं। मुझे नहीं पता इसको किस तरीके से रिलीज़ करते हैं, लेकिन तभी ड्यूक बोलता है और एंटीनो ड्यूक को किस कर देती है और बोलते हैं कि अगर ये मैन है तो शायद। फिर वो एंटीनो ड्यूक को किस कर ही रही होती है, तो फिर ड्यूक भी कम थोड़ी ना है, वो भी शुरू हो गया बस। फिर उसे एकदम से याद आता है, नहीं इस तरीके से मैं नहीं कर सकता, ये सब नहीं हो सकता। फिर वो जैसे ही एंटीनो को टच करता है, वो सोचता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम एक वुमन हो। और फिर वो बोलता है कि कैसे? फिर वो दोबारा से हम शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती है? तुमने कब से इसको छुपा रखा है इस तरीके से? तो फिर ड्यूक बोलता है कि ये फ्रेगनेंस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस तरीके से तो मैं अपने माइंड को खो बैठूँगा। तो फिर बोलता है कि एंटीनो स्टॉप, रुक जाओ। तो फिर एंटीनो सोचता है कि मैं किस तरीके से रोकूँ अपने आप को। और इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट होता है।